Assalamu alaikum everyone and welcome back to Pinnacle CSS Coaching. I'm Ali Zafar, back here again with another video which will focus today on the Prezi and Composition exam. इस वीडियो का पर्पस ये होगा कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एग्ज़ाम का। हम ये डिस्कस कर लें कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करें और डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होने के लिए हम क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल एक ओवरव्यू हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एग्ज़ाम के हवाले से। So all the information I'm going to be sharing with you today is based on multiple years of teaching English and academic writing. I've taught academic writing as a writing tutor at the LUMS Academic Writing Lab, and particularly for the CSS, I've taught multiple sessions for the Prezi and Composition exam for classes organized by Doger Brothers Publishers. So my experience of teaching this subject has made me realize that this subject has a very methodical approach to it. आपने जब इस एग्ज़ाम में बैठना है, आपने ये देखना है कि इसको अटेम्प्ट करना एक ऑलमोस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलेक मेथोडिकल अप्रोच है। वो अप्रोच आपसे डिस्कस करूँगा। उसके अंदर पूरी एक स्ट्रैटेजी आएगी कि आपने किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम हर क्वेश्चन को देना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम बेसिकली टेस्ट्स योर जनरल कॉम्पिटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस एग्ज़ाम में आप पे एग्जामिनर मल्टीपल क्वेश्चंस थ्रो करता है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट हो रही होती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी टेस्ट हो रही होती हैं। उसके अलावा आपकी कॉम्पिटेंस ओवर ग्रामर वो भी टेस्ट हो रही होती है। तो ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ों को मिला के वो आपकी एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स में क्या कॉम्पिटेंस है, क्या लेवल है। अब इस कॉम्पिटेंस को टेस्ट करने के लिए वो आप पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थ्रो करते हैं। वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या हैं, उनकी एक लिस्ट अभी सबसे पहले देखते हैं। बट डू बेयर इन माइंड दैट दिस लिस्ट, ये जो लिस्ट आपसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रीसेंट पास्ट पेपर्स। द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे थ्रू एट यू, दिस कैन चेंज ऑफ कोर्स। इसके लिए सिलेबस आपके पास एक अच्छा गाइड होगा जिससे आप ये असेस कर सकते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जनरली रीसेंट पास्ट पेपर्स में जो ट्रेंड है वो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप फेस करेंगे इस एग्ज़ाम में वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये आपको MCQs के फॉर्म में मिलेगा बिल्कुल एग्ज़ाम के स्टार्ट में। इसमें क्या होगा कि आपको 10 MCQs दिए जाएंगे जिसमें आपने वर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढने होंगे, और 10 MCQs आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने वर्ड्स के एंटोनिम्स ढूंढने होंगे। ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें टेस्ट होगा कि आपकी वोकैबुलरी पे कितनी कॉम्पिटेंस है। फिर इस एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एक प्रेसी बनाने का। वो प्रेसी क्या है, जनरली एक आइडिया होगा आपके जहन में कि ये प्रेसी एक समरी होती है। वील गो ओवर द कॉन्सेप्ट एज दिस वीडियो गोज अलॉन्ग, बट दिस प्रेसी क्वेश्चन विल इन्वॉल्व understanding a passage, then presenting the gist of the passage to the examiner. इससे अगला क्वेश्चन जो आप फेस करोगे एग्जाम में वो होगा कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। अगेन इट विल बी लाइक एनी जनरल कॉम्प्रीहेंशन दैट यू डन ओवर द कोर्स ऑफ योर स्टडीज, अंडरस्टैंडिंग अ पैसेज, देन आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएगी जिसके अंदर इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे जो आपकी ग्रामर को टेस्ट कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस प्रेपोजिशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रीसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एज इन एक डायरेक्ट फॉर्म के अंदर पैराग्राफ लिखा हो उसको आपने इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। इसके अलावा इडियम्स और पेयर्स ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना, इस किस्म के क्वेश्चंस, और एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जिसमें आपको एक उर्दू का पैसेज दिया जाएगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना होगा इनटू इंग्लिश। अब ये तो हो गई वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकती है। अब देखते हैं कि इन
क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है और कितना टाइम हर क्वेश्चन पे लगाना है, ये डिस्कस कर लेंगे हम। और इसके बाद फिर हम हर पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पे आएंगे और फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट और उसका ओवरव्यू दूंगा। तो चलें देखते हैं अब हमने किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को करना है और कितना टाइम हर क्वेश्चन को देना है। देखें, सबसे पहले जब आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो MCQs के फॉर्म में होंगे, वो तो आपने बिल्कुल एग्ज़ाम के बिल्कुल स्टार्ट में करने होंगे, बिकॉज वंस यू सिट इन द एग्ज़ाम हॉल एंड द टाइम फॉर द एग्ज़ाम बिगिन्स, then you're expected to finish your MCQs within the first half hour। आपको सबसे पहले ही वो MCQs का क्वेश्चन पेपर देते हैं और वो आंसर शीट देते हैं, OMR शीट, जिसके अंदर आपने फिल करना होता है अपने MCQs के आंसर्स को। मेरी सजेशन आपसे ये होगी कि देखें, MCQs एक ऐसी चीज़ है जिसमें you either know the answer or you don't। फॉर एग्जाम्पल, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या तो आपको उस वर्ड का मतलब आता होगा और आप उसका सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढ लेंगे, या नहीं आता होगा। उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आप मतलब इट्स नॉट लाइक इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट द वर्ड इट विल सडनली अपीयर टू यू। ये तो नहीं होगा ना कि आप बस उस वर्ड के बारे में सोचते रहेंगे और ये अचानक से उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। या तो आपको याद होगा या आपको नहीं होगा। तो मेरी सजेशन ये होगी कि MCQs पे जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, कोशिश कीजिएगा कि विदिन 15 मिनट्स इनको ख़त्म करें। और यूजुअली हर एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपको बाय दिस टाइम उन्होंने जो आपका क्वेश्चन पेपर है फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 2 जो है, इसमें प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन एट्सेट्रा आ रहा है, वो आपको मिल गया होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ गेट डन विद योर MCQs एज सून एज पॉसिबल विदिन 15 मिनट्स एंड देन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द एग्जाम, क्योंकि उन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगना है, प्रेसी में टाइम लगना है, कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगना है। सो get done with the MCQs as soon as possible within 15 minutes and then move on to part 2। अब पार्ट 2 जब आपने स्टार्ट करना है तो प्लीज़ डू कीप इन माइंड दिस सजेशन ऑफ माइन। आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो प्रेसी का ही करना है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जी प्रेसी, हमने सोचा कि इसको बड़ा अच्छा टाइम देना है तो इसको हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज उनको हुआ। वो डिसएडवांटेज क्या था कि इफ़ यू गेट बॉग डाउन इन द अदर क्वेश्चंस और आपके पास एंड में प्रेसी के लिए टाइम ना बचे, तो जी वंस द 3 hours ऑफ द एग्जाम आर ओवर यू कांट आस्क फॉर मोर टाइम। प्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर यू कांट बी श्योर कि हाँ यार मैं आधे घंटे में कर लूँगा या मैं 40 मिनट में कर लूँगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पैसेज। सो यू कांट एवर बी श्योर वेदर यू गोना नीड 45 minutes फॉर द प्रेसी और 1 hour फॉर द प्रेसी। सो my suggestion is that you attempt the Presi question first। सबसे पहले आप प्रेसी के सवाल को करें और इसके लिए आप 45 minutes to 1 hour ये आप टाइम इसके लिए रिजर्व रखें। अगर एक इजी पैसेज हो, आपको जल्दी समझ आ गई, आपकी ग्रिप है प्रेसी के ऊपर, आप इसको 45 minutes 50 minutes में कर सकते हो, वेल एंड गुड। बट लेट्स सपोज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज जो हो सकता है, लेट्स सपोज इट्स अ लॉन्ग पैसेज जिसके अंदर उन्होंने कई डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर फेंकी हुई हैं आपको डिट्रैक्ट करने के लिए, देन यू माइट नीड 1 hour फॉर दिस। तो आपने प्रेसी सबसे पहले करनी है। प्रेसी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी मेंटल पावर, ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, बिकॉज आपने एक पैसेज को समझना है, उसको आपने कंसाइज करना है, फिर आपने उसको रफ फॉर्म में लिखना है, फिर नीट फॉर्म में लिखना है। इसमें टाइम लग सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करें ताकि आपको पता हो कि आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम है। सो माय सजेशन इज पार्ट 2 में द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट हैज़ टू बी द प्रेसी क्वेश्चन। लीव 45 minutes to 1 hour फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह बिल्कुल आपने अपना नीटली टाइम को डिवाइड करना है। ये वो मेथोडिकल और फॉर्मूलेक अप्रोच है जिसकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था। प्रेसी के बाद प्लीज़ बेयर इन माइंड कि आपने अगला क्वेश्चन लाजमी तौर पे कॉम्प्रीहेंशन का करना है। वाई? अगेन बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फिर ब्रेन पावर और मेंटल पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको एक डेंस पैसेज को पढ़ना होगा, उसको रीड करना होगा, उसको समझना होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा जिसके अंदर आंसर्स को आपने बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव बनाना होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप सेकंड क्वेश्चन पार्ट 2 का जो करें प्रेसी के बाद बेसिकली वो हो कॉम्प्रीहेंशन का। और इसके लिए अगेन लीव 45 minutes to 1 hour।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स लग गए या बेशक घंटा लग गया आपकी प्रेसी में, तो बाय द टाइम यू हैड गॉटन डन विद योर प्रेसी, तो आपका रफली 1 आवर ऑफ द एग्ज़ाम कवर या क्रॉस हो चुका होगा। 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स। इसका एक ज़रा सा रिकैप करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या सजेस्ट किया कि आपने 15 मिनट्स लगाने हैं ऑन द MCQs, ठीक है। 15 मिनट पहले तो एग्ज़ाम के निकल गए। फिर मैंने आपको सजेस्ट क्या किया कि 45 मिनट्स टू 1 आवर आप लगाइएगा प्रेसी के लिए। तो क्या होगा, अगर आपने 45 मिनट्स लगाए तो फर्स्ट आवर तो पूरा हो गया, वोकैबुलरी क्वेश्चन से 15 मिनट लग गए, 45 मिनट्स लग गए प्रेसी के। या फ़र्ज़ करें कि आपने घंटा लगा दिया प्रेसी के अंदर, तो फिर क्या हुआ कि पहले 15 मिनट लग गए थे किसमें, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, अगला पूरा घंटा लग गया प्रेसी पे, तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स ऑफ द एग्ज़ाम वो कवर और क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स बच गए फॉर द रिमाइंडर ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, रफली दिस अमाउंट ऑफ टाइम। तो माई सजेशन इज़ कि जब आप कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन करें, बेयर इन माइंड कि आपका प्रेसी पे कितना टाइम लगे, और कोशिश कीजिएगा कि बाय द एंड ऑफ द सेकेंड आवर ऑफ द एग्ज़ाम आपका कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी हो गया हो। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने 45 मिनट्स लगा दिए थे अपने प्रेसी वाले क्वेश्चन पे, देन यू कैन कंफर्टेबली स्पेंड 1 आवर ऑन द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपने घंटा लगा दिया था प्रेसी वाले पे, देन यू कैन बी कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग 45 मिनट्स ऑन द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोशिश करनी है कि बाय द टाइम द सेकेंड आवर ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ पास्ड, आपका प्रेसी क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए और आपका कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाय द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द एग्ज़ाम कोशिश करनी है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डिट्रैक्ट ना करें। असल में टाइम लगता ही और मेहनत लगती ही इस एग्ज़ाम में प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन पे। जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो यू आइदर नो देम और यू डोंट, उनके लिए 1 आवर काफ़ी है। लेकिन जो बल्क ऑफ योर टाइम है, द फर्स्ट 2 आवर्स आपने गुजारने हैं प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन करने में। फर्स्ट 15 मिनट्स तो ठीक है, माना कि आपने निकाल दिए वोकैबुलरी और MCQs के लिए। अब अगला जो 1 आवर 45 मिनट्स है उसको आपने डिवाइड करना है बिटवीन योर प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। बिकॉज आई रिपीट माई सेल्फ, बिकॉज ये वो क्वेश्चन जिनमें टाइम लगता है, ये वो क्वेश्चन जिनमें आपका मेंटल एफर्ट लगेगी, ब्रेन पावर लगेगी। अब जब आपका कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, यू विल हैव 1 फुल आवर लेफ्ट फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब आपने इससे घबराना नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा और पता नहीं कितने सवाल हैं। ये जितने भी सवाल हैं ये उस तरह के सवाल हैं जो या तो आपको आते होते हैं या आपको नहीं आते होते, उसके अंदर आपने बहुत क्विकली पास थ्रू करना होता है, और ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे कि आप बाकी जो जितने भी सवाल हैं उनको बस फिल कर रहे हो और आप एक बार पूरा कर रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने उनको सीरियसली नहीं लेना होता, सीरियसली ज़रूर लेना है, लेकिन वो सीरियसली भी आप अटेम्प्ट करो तो आप 1 आवर के अंदर आराम से कर सकते हो। सो माई सजेशन इज़ कि आपने प्रेसी कर ली, प्रेसी वाला क्वेश्चन कर लिया, कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन करो, बिकॉज अगेन इसके अंदर भी आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में अपना आंसर लिखना होगा और थोड़ा सा उसको आपने कोहीसिव बनाना होगा, थोड़ा सा इसके अंदर भी ब्रेन पावर इस्तेमाल होगी। तो ट्रांसलेशन में बेशक आपके 15 मिनट्स निकल जाएं, दैट इज़ फाइन। इसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड सवाल आया हो, यानी कि एक डायरेक्ट पैसेज को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में करना हो, तो ट्रांसलेशन के बाद फिर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन करना है। इसका भी रीज़न यही है कि ये भी पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना होता है, थोड़ा सा कोहीसिव बनाना होता है, थोड़ी सी ब्रेन पावर इस्तेमाल हो सकती है। इस पे यू कैन वेरी क्विकली गो थ्रू इट इफ़ यू नो द रूल्स एंड इफ़ यूर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन ईजिली ब्रीज थ्रू दिस इन अनदर 10 मिनट्स। इससे अगला एक बहुत शॉर्ट सा पैसेज होगा पंक्चुएशन का, मुमकिन है कि एग्ज़ाम में आए, इट हैज़ फीचर्ड इन रीसेंट एग्ज़ाम्स। तो नेक्स्ट फिर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद आपको रिकमेंड करूँगा कि पंक्चुएशन का कीजिएगा।
ये शॉर्ट सा पैसेज होता है, यू कैन वेरी क्विकली अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या पंक्चुएशन एरर है, एंड यू कैन ब्रीज थ्रू दिस इन अनदर 5 मिनट्स और सो. इसके बाद क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो बहुत ही छोटे होंगे. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस करेक्शन वाला क्वेश्चन होगा. इसमें क्या है कि आपने 5 सेंटेंसेस को करेक्ट करना होगा. यू कैन वेरी इजीली डू दिस, डू 1 सेंटेंस करेक्शन पर मिनट. 5 मिनट्स में सेंटेंस करेक्शन ख़त्म की. फिर प्रेपोजिशंस वाला क्वेश्चन होगा, इसके अंदर आपने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस होंगे और आपने ब्लैंक्स को फिल करना होगा विद द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस. यू कैन वेरी इजीली डू दिस इन लेस देन 5 मिनट्स बिकॉज यू जस्ट नीड टू quickly find those 5 prepositions that you're sure of, और आप उनको सेंटेंस आप उनको अपनी आंसर बुकलेट में लिखें. यू डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेज, यू कैन सिंपली राइट द preposition that you wish to fill the blank with. तो ये आराम से आप लेस देन 5 मिनट्स में कर सकते हैं. फिर एक ऐसा क्वेश्चन होगा इसके अंदर आपने idioms या पेयर ऑफ वर्ड्स जो होंगे उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे, और अगेन वो भी आपने 5 वर्ड्स को पिक करना होगा, उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे. दैट कैन ऑल्सो वेरी इजीली बी डन विद इन 5 मिनट्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस मेथड, यू कैन ईजिली गेट डन विद दिस एग्ज़ाम विद अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर इवन. ठीक है, इस टाइमलाइन को फॉलो कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि आपने प्रैक्टिस ढेर सारी की हो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पास्ट पेपर्स की, सो दैट व्हेन यू गो इनटू द एग्ज़ाम ये चीज़ें आपके लिए न्यू ना हो. आपको पता हो कि मैंने कितनी पेस पे क्या चीज़ करनी है और कितना जल्दी मैंने चीज़ों को दर्ज करना है और आगे चलना है. तो आप एक बार जब कंफर्टेबल होंगे और इस फॉर्मूला को, इस मेथड को, इस टाइमलाइन को जो मैंने आपको बताई इसको प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए इस फॉर्मूला को और इस टाइमलाइन को फॉलो करने में. एंड यू विल गेट डन विद योर प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन एग्ज़ाम विद 5 or 10 मिनट्स टू स्पेयर. रीसेंट एग्ज़ाम्स में तो बल्कि आपने देखा होगा, स्पेशली CSS 2020 के प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में, कि इसके अंदर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन भी नहीं आया. इसमें मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे जो फीचर नहीं हुए थे, जैसे कि इन्होंने पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी नहीं दिए. सिंपली क्या था कि प्रेसी का क्वेश्चन था, फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, फिर सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशंस, इडियम्स और फिर ट्रांसलेशन. तो अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया है क्वेश्चन टाइप्स का. हमने देख लिया है किस ऑर्डर में करना है, कितना टाइम हर क्वेश्चन को देना है. अब हर क्वेश्चन टाइप पे आते हैं, देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैं बहुत क्विकली कवर करूँगा. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें सिंपली आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो रही है. इनको तैयार करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी वोकैबुलरी को ऑन पॉइंट करें, वोकैबुलरी को शार्पन करें. वोकैबुलरी शार्पन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. मेरी सजेशन होगी कि क्योंकि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, बेहतर ये होगा कि आप अपना फ्रेम ऑफ माइंड तैयार करने के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ही तैयारी करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करें. तो एक बुक है 501 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, उसका लिंक या उसकी PDF का लिंक मैं अटैच कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा मेरी वोकैबुलरी के लिए सजेशन ये होगी कि मगूश के नाम से एक सर्विस है जो GRE प्रेप के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती है. उनकी एक ऐप है मगूश फ्लैश कार्ड्स की. उस फ्लैश कार्ड्स वाली ऐप को अगर आप एक बार कंप्लीटली उसमें जितनी वोकैबुलरी के हैं वर्ड्स वो आप कर लेंगे कवर, आई थिंक अबव 1000-1200 वर्ड्स होंगे. उस लिस्ट को आप एक बार कर लें तो आपकी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी. और इन द फ्यूचर लेट सपोज आप कभी कोई फर्दर कोई आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, GRE देना चाह रहे हो और इसके अंदर आपने वोकैबुलरी का कोई कंपोनेंट, उसमें आपको वोकैबुलरी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो ये आपकी साथ साथ उसकी भी तैयारी हो रही होगी और जनरली भी आपकी रीडिंग के लिए हेल्पफुल होगा. ये वो वर्ड्स चूज़ करके डाले होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं और एक अच्छी वेल राउंडेड वोकैबुलरी के लिए ज़रूरी होते हैं. तो ये 2 सजेशंस मेरी होंगी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तैयार करने के लिए. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई पास्ट पेपर रिसोर्स मिलती है तो आप उसको भी कंसल्ट कर लें, लेकिन वो जनरली MCQs के लिए इतनी एक्यूरेट नहीं होती. तो 501 वाली रिसोर्स और मगूश वाली रिसोर्स मैं रिकमेंड करूँगा. अब आते हैं प्रेसी पे. प्रेसी का सबसे पहले आपने समझना है कॉन्सेप्ट क्या है. आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट. वो बेसिकली ये है कि द प्रेसी इज़ मच मोर देन अ समरी. इसको प्लीज़ सिर्फ एक समरी नहीं समझना. The Pressy, that's the reason why they haven't just called it a summary
उन्होंने प्रेसी सिर्फ फैंसी साउंड करने के लिए नहीं कहा, प्रेसी उन्होंने इसलिए कहा है कि आप समझें कि ये एक स्पेशल किस्म की समरी है। ये एक ऐसी समरी है जिसके अंदर जो मेन आइडिया या जो मेन कोर आइडिया रन कर रहा है इन द पैसेज, वो आपने इंटैक्ट रख के, मद्देनज़र रख के फिर समरी लिखी हो। क्योंकि देखें, अगर सिर्फ समरी होती तो हर सेंटेंस बाय सेंटेंस आप जाते और हर सेंटेंस का जो आइडिया है वो प्रेजेंट कर देते, लेकिन इससे क्या होता कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ इरेलेवेंट चीज़ें जो मेन आइडिया से मुंसलिक या मेन आइडिया से लिंक्ड नहीं हैं, वो भी आपकी समरी के अंदर शामिल हो जाती। तो प्रेसी किस तरह डिफरेंट है? प्रेसी इस तरह डिफरेंट है कि ये जो समरी आप बनाएंगे, जो प्रेसी आप बनाएंगे, इसमें जो मेन आइडिया, कोर आइडिया जो पैसेज के थ्रू रन कर रहा होगा, उसको आप इंटैक्ट रख के बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने उस पैसेज को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, आपने समझना है और अपने आप से पूछना है कि भाई व्हाट इज़ दिस पैसेज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। बिकॉज इसमें कोई सा भी पैसेज आप उठा के देख लें, उसमें एक मेन आइडिया रन कर रहा होगा जो शुरू से लेके एंड तक उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा होगा, उसकी बात की जा रही होगी, लेकिन जगह जगह कोई इलस्ट्रेशन आ जाएगी, जगह जगह कोई किसी की कोटेशन आ जाएगी, जगह जगह कोई इररेलेवेंट एग्जांपल आ जाएगा। तो आपने उन इररेलेवेंट चीज़ों को अवॉइड करके मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपने एक प्रेसी बनानी, एक जिस्ट ऑफ द पैसेज तैयार करना है। ठीक है, वो जो जिस्ट है ऑफ द पैसेज, इसको आपने, उसकी वर्ड लिमिट क्या रखनी है? वो होनी चाहिए 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। काफ़ी बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो प्रॉम्प्ट लिखा होता है प्रेसी का, उसमें उन्होंने कभी कभार लिख दिया होता है कि मेक अ प्रेसी ऑफ दिस पैसेज इन लेट्स से फलां फलां नंबर ऑफ वर्ड्स। कभी कभार प्रॉम्प्ट में लिख दिया होता है कि जी 180 वर्ड्स इसके अंदर इसकी प्रेसी बनाए। उस केस में आपने 1/3 नहीं करना, उस केस में जो उन्होंने कहा है 180 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स, आपने उसी से स्टिक करने। लेकिन फ़र्ज़ करें वो सिर्फ लिखा हो कि राइट प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, तो आपने तब उस केस में क्या करना है कि पैसेज में जितने वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है, उसका 1/3 जो है वो आपने वर्ड लिमिट सेट करके अपनी प्रेसी तैयार करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि टाइटल प्रेसी के साथ मस्ट है, क्योंकि प्रॉम्प्ट में लिखा होता है राइट प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब वो सूटेबल टाइटल क्या है? वो वही चीज़ है जो मैंने आपको कहा था कि आपने मल्टीपल टाइम्स रीड करना है पैसेज को, आपने अपने आप से पूछना है कि यार व्हाट इज़ दिस पैसेज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ दिस पैसेज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों की बात करें, लेकिन बुनियादी तौर पे किस चीज़ की बात हो रही है? मिसाल के तौर पे 2018 वाली प्रेसी आप उठा के देख लें, जो डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में थी और उनका क्या असर होता है मैंस प्रोडक्टिविटी पे। तो ये है कि उसके अंदर बड़ी डिफरेंट बातें की कि सर्दियों में ये होता है, इस वेदर में ये होता है, गर्मियों में ये होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि डिफरेंट क्लाइमेट्स का क्या असर हो रहा है मैंस प्रोडक्टिविटी पे। द effects of climate on man's productivity. This can be a very good title. So you understand, the title must reflect the core message or the core idea in the passage. इसके अलावा please do remember that the précis has to be one paragraph. It has to be cohesive, एक cohesive whole होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज़ें हो पैसेज में, कोई इलस्ट्रेशंस हो, कोई एग्जांपल्स हो, उनको आपने अवॉइड करना है, आपने मेन आइडिया के साथ स्टिक करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने कोई आइडिया को थोड़ा वाज़े करने के लिए, अपनी थोड़ी फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए उसने कोई इडियमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लिया, कोई इलस्ट्रेशन इस्तेमाल कर लिया, किसी चीज़ को उसने लिख दिया हो कि जी दिस इज़ लाइक अ फीनिक्स राइजिंग आउट ऑफ द एशेज़। उसने ये अपनी एक ना फ्लावरी लैंग्वेज, थोड़ा सा इसने एक उसमें इडियमेटिक एक्सप्रेशन, एक इलस्ट्रेशन सी बना के दी। तो आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। तो ये आपकी प्रेसी में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए ये इलस्ट्रेशंस और ये इडियम्स और ये जो एग्जांपल्स उसने इस्तेमाल किए। इसके अलावा आपने प्लीज़ इंश्योर करना है कि आपकी प्रेसी में सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई हो। डोंट ट्राई टू कॉपी द स्टाइल ऑफ द पैसेज। आपने ये काफ़ी जगहों पे सुना होगा कि यू शुड ट्राई एंड कॉपी द टोन ऑफ द पैसेज। अगर वो ह्यूमरस है तो आप उस टोन के साथ स्टिक करें, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत
बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्या होता है कि अगर आपने वो स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की एंड इट डजेंट कम अक्रॉस एज द सेम, बिकॉज वो पैसेज तो किसी सीजनड ऑथर ने लिखा होगा ना, और हमारी राइटिंग स्किल्स जितनी भी अच्छी हों वो उस सीजनड ऑथर के बराबर तो नहीं हो सकती, और शायद हम उसके टोन और उसके स्टाइल को पूरी तरह रिफ्लेक्ट ना कर सकें। सो when in doubt, try to keep your language, the use of your English, your style as simple as possible. Simple vocabulary इस्तेमाल करें। ट्राई करें कि जो भी कोई ले पर्सन आपकी प्रेसी को पढ़े उसको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली उस पैसेज में क्या बात हो रही थी। इसके अलावा प्लीज़ डू रिमेंबर कि आपकी प्रेसी के एंड पे आपने ये ज़रूर लिखना है कि कितने वर्ड्स थे इन द एक्चुअल पैसेज, और आपने ये भी लिखना है कि वर्ड्स यूज्ड इन योर प्रेसी वो क्या थे, ताकि आपके एग्जामिनर की सहूलत हो, उसको एक ग्लांस पे पता चल जाए कि हाँ इस स्टूडेंट ने मेहनत की हुई है, ही हैज़ काउंटेड द वर्ड्स, ही नोज़ कि वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए थी। सो नाउ दैट द overview and the concept of the Prezi is done, let's discuss how to practice for the Prezi question. इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा। वो ये है कि सबसे पहले व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आपके पास कोई सैम्पल्स हों जिनसे आप अपनी प्रेसी को कंपेयर कर सकें। वो सैम्पल्स बेस्ट मिलते हैं किसी बुक में से। तो अगर आपको कोई ऐसी बुक मिल जाती है जिसके अंदर जो प्रेसी राइटिंग के ऊपर हो और उसके अंदर पैसेजेस हों, एक्सरसाइज पैसेजेस जिनके साथ उनके सैम्पल्स और आंसर्स भी दिए हों, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उससे स्टार्ट करें। एक ऐसी बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है प्रेसी राइटिंग बाय आर डिलन, और इसका भी जो लिंक है मैं इंशाल्लाह अटैच कर दूँगा अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो आप इनसे स्टार्ट करें और मैक्सिमम 3-4 आप प्रेसी पैसेजेस इस बुक में से करें जो इस लेंथ के हों जिस तरह के हमारे CSS में आया करते हैं। ये 3-4 जब आप एक बार कर लेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि आपने एग्जैक्टली प्रेसी को अटैम्प्ट कैसे करना है, एंड देन यू कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट डूइंग प्रेसी क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पास्ट पेपर्स में से प्रेसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज सुन एज पॉसिबल आप उस पर आ जाएँ, और उस केस में द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ आइदर फाइंड अ टीचर हु कैन चेक दोज attempts for you and give you feedback, or if finding a teacher is impossible and you can't come across someone who can give you feedback after checking your Prezi, then you can make a small study group with your friends or your colleagues who you know are also studying for the exam, and your group can get together. आप कोई एक Prezi choose कर लें, सारे वो Prezi करके आएँ और फिर हर एक अपनी अटैम्प्ट डिस्कस करें, और जो अच्छे एस्पेक्ट्स आपको जिसकी प्रेसी में मिलते हैं आप अपनी अटैम्प्ट्स के अंदर भी उनको इनकॉर्पोरेट करें। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस की डिटेल थोड़ी सी लेते हैं। हम समझते हैं कि इनको कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या इसका तैयार कैसे करना है इनको। सबसे पहले तो ये है कि जी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है। जैसे प्रेसी के लिए भी ऐसे था ना कि आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना था, रीड करना था, समझना था कि कोर आइडिया क्या है। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस का भी पॉइंट यही है कि दे वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ वेल हैव यू अंडरस्टूड द पैसेज। सो यू नीड टू फर्स्ट रीड द पैसेज टू गेट एन आइडिया व्हाट द पैसेज इज अबाउट। देन you should read the questions one after the other and understand कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब आपने एक बार पैसेज को भी पढ़ लिया, आइडिया भी हो गया पैसेज में क्या है, क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया और आपको पता है कि आपने किन क्वेश्चंस को आंसर करना है, देन रीड द पैसेज अगेन मल्टीपल टाइम्स एंड स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स। अंडरलाइन करना शुरू कर दें कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 1 में आ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 2 में आ सकती है। और ये नोट कीजिएगा कि क्वेश्चंस इस तरह के दिए होंगे CSS के कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस में कि उनका ऐसा भी हो सकता है कि उनके आंसर्स का एक एलिमेंट पहले पैराग्राफ में हो या पहली कुछ लाइनों में हो, और उसी आंसर का जो कोई और एलिमेंट है वो बिल्कुल एंड ऑफ द पैसेज पे हो। तो इसी तरह आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है और उसके अंदर से छानना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से आंसर में शामिल हो रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आंसर्स कॉम्प्रीहेंसिव होने होते हैं।
शॉर्ट सिंगल सेंटेंस आंसर्स ये नहीं चलेंगे. योर आंसर्स हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन फाइंड फॉर दैट क्वेश्चन विद इन द पैसेज. जो क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पैसेज में मौजूद है आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो रही होनी चाहिए. ठीक है. आंसर्स लिखने किस तरह हैं? दे हैव टू बी अगेन कॉम्प्रिहेंसिव. इट डजेंट मैटर इफ़ योर आंसर्स गेट लॉन्ग, बट डोंट एम कि जी मैंने बहुत लंबे लंबे आंसर लिखने. एम फॉर इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट, even if that makes your answers longer than expected. Don't worry, as long as you have included everything relevant and you have not unnecessarily repeated yourself over and over again. Repetition या irrelevant बातें उसमें लिखना, उससे प्लीज़ लंबाई आंसर की ना इंक्रीज़ कीजिएगा, लेकिन हर relevant चीज़ इंक्लूड करके अपने आंसर्स को आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, इसका एम कीजिएगा. उसके अलावा सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें. प्लीज़ राइट इन एज सिंपल इंग्लिश एज पॉसिबल. फ्लावरी लैंग्वेज, हाई फ्लोइंग वोकेबलरी, उसकी एम ना करें. डोंट ट्राई टू कॉपी द ऑथर ऑफ द पैसेज. राइट इन योर ओन स्टाइल in very simple language so that any lay person who is reading your answers can understand what the passage was talking about. Comprehension questions को आपने प्रैक्टिस कैसे करना है? From past papers. वो आपको बेस्ट और सबसे रेलिवेंट और सबसे आइडेंटिकल वो प्रैक्टिस देंगे जो भी आपको क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आप फेस कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गो अबाउट द ट्रांसलेशन क्वेश्चन. ट्रांसलेशन में सिंपली क्या है कि आपने एक उर्दू के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा. आपने कुछ चीज़ें प्लीज़ जहन में रखनी है. वो ये हैं कि द ट्रांसलेशन हैज़ टू बी इडियोमैटिक. इसका मतलब ये है कि आपने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना. ठीक है. जैसे कि मेरा दिल बाग बाग हो गया को माई हार्ट इज़ गार्डन गार्डन नहीं लिखते ना. ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ. आपने कोशिश करनी है कि आपने सेंटेंस पढ़ना है इन उर्दू और आपने उसको एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस जो इडियोमैटिकली सेंस बना रहा हो इन इंग्लिश, वो आपने वहाँ पे दर्ज कर देना है. आपने कोशिश करनी है कि एज यू रीड द पैसेज इन उर्दू कोई सेंटेंस मिस आउट नहीं करना. आई हैव चेक्ड ट्रांसलेशन क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स ओवर मल्टीपल सेशंस, जिनमें क्या होता है कि एक हाफ हार्टेड अटैम्प्ट लग रही होती है जिसके अंदर अगर उर्दू के लेट सपोज 10 सेंटेंस हैं उस पैसेज में, तो उन्होंने बीच में से 5-6 लिख के उसमें एक उसके ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ बना लिया होता है. और व्हेन आई लुक एट व्हाट देव रिटन इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेज जो उर्दू में वहाँ पे मौजूद थे पैसेज के अंदर जिनको ट्रांसलेट ही नहीं किया होता. सो गो वन बाय वन, गो सेंटेंस बाय सेंटेंस. जो सेंटेंस ट्रांसलेट कर लें बेशक उसको क्रॉस कर दें ताकि आपको पता हो कि क्या आपने ट्रांसलेट कर लिए और क्या नहीं किया. डोंट मिस एनी सेंटेंसेस. द ओनली रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़, इवन दो यू नो आपको सुनते हुए लग रहा होगा कि दैट डजंट मेक एनी सेंस, मैं क्यों अपने कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करूँगा, कुछ को करूँगा. बट आई हैव सीन दिस इन सो मैनी आंसर्स दैट आई हैव चेक्ड कि मैं आई फील दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करूँ. लास्टली, ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा ये होगा कि आप कुछ की वर्ड्स को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता हो कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, सोसाइटी, इनके क्या क्या उर्दू के मुतबादल अल्फाज हैं. ठीक है. मईशत, समाज, उसके अलावा मुख्तलिफ इस तरह के अल्फाज, इनके लिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है कि जो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो पॉसिबली आ सकते हैं, इनके लिए आप रेडी हों और इनके लिए आप प्रिपेयर्ड हो. फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपने, आई अगेन रिपीट, एक आपको पैराग्राफ दिया होगा डायरेक्ट नरेशन वाली फॉर्म में, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में आपने कन्वर्ट करना होगा. इसके लिए क्या है कि इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आपको रूल्स पता हों. तो इसके लिए आई अटैच लिंक एज ए रिसोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, और आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन करने के. पंक्चुएशन क्वेश्चंस पे आते हैं. अब इसके अंदर सिंपली क्या है कि आपने प्रिपेयर्ड होना होगा कुछ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट फॉर्म्स ऑफ पंक्चुएशन के लिए. यूजुअली बाकी सब तो काफ़ी सिंपल होता है कि प्रॉपर नाउन्स और स्टार्टिंग
वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस उनको कैपिटलाइज करना, उसके अलावा कॉमाज कहाँ डालने हैं, फुल स्टॉप्स कहाँ डालने हैं, ये चीज़ें ये सिंपली आपको आ जाती हैं। लेकिन कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल और कोटेशन मार्क्स और कॉमाज और फुल स्टॉप्स इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर किसी भी नावल को उठा लें, किसी भी बुक को उठा लें जिसके अंदर कोटेशन मार्क्स और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ नरेशन उसके अंदर इस्तेमाल हुई भी हों, तो आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कैरेक्टर किसी और से बात कर रहा है तो कैसे कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल हुए हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस में कैसे कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके लिए एक तरीका तैयार करने का ये है कि आप कोई सा भी नावल, कोई सी भी बुक उठा लें जो आपके पास पढ़ी हो, और उसके अंदर से कोई सा भी पैसेज, कोई सा भी पैराग्राफ उठाएं और देखें कैसे उसके अंदर पंक्चुएशन यूज़ हुई हुई है। उसके अलावा जो ट्रिकी फॉर्म्स ऑफ पंक्चुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोटेशन मार्क्स, उनके लिए आप सेपरेटली you can search online and find good resources to tell you how to use those particular forms of punctuation. क्योंकि कोटेशन मार्क्स जनरली लोगों को काफ़ी तंग किया करते हैं, उसके लिए मैं एक रिसोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर दूंगा। अब लेट्स रैप अप दिस डिस्कशन। सेंटेंस करेक्शन, यू विल हैव टू करेक्ट sentences that are incorrectly written in the question paper। वो गलत लिखे होंगे, आपने उनको करेक्ट करना होगा। इसकी तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स होगा कि आप पास्ट पेपर्स वाले क्वेश्चंस करें और उनसे आइडिया लें कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर सेंटेंस करेक्शन के बारे में आपने अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी हो तो इसके लिए एक अच्छी रिसोर्स मैं रिकमेंड करूँगा। GMAT की सेंटेंस करेक्शन का एक मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल को आप पढ़ लें। उस किताब को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी एक्सरसाइजेज कर लें और उनके आंसर्स पढ़ लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आई विल अटैच द लिंक फॉर दैट PDF एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद प्रेपोजिशंस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होंगे। सेंटेंस होगा, इसके अंदर से जो प्रेपोजिशन है उसको ओमिट किया होगा, उसकी जगह एक ब्लैंक होगा। आपने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन उस सेंटेंस में डालना होगा। इसके लिए आपकी जनरल जो रीडिंग है, आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश, वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए रेमंड मर्फी की एक किताब है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़। इसमें से प्रेपोजिशंस वाला जो सेक्शन है उसको आप जल्दी से एक ओवरव्यू ले लें, एक ओवरव्यू उधर से ले लें प्रेपोजिशंस का, एंड यू कैन गेट अ गुड आइडिया कि आपने प्रेपोजिशंस वाले क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा grammar.org एक वेबसाइट है, उधर आप प्रॉब्लम सेट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस के लिए तैयार करने के लिए। आई विल अटैच द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। लास्टली, idioms एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होगा कि आपको इडियम दिया होगा या पेयर ऑफ वर्ड पेयर्स दिए होंगे और आपने सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना होगा ताकि उन सेंटेंसेस में उन वर्ड्स का मीनिंग रिफ्लेक्ट हो। पेयर्स ऑफ वर्ड्स में क्या होगा कि वो एक पेयर होगा ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स होंगे और आपने उन दोनों को सेंटेंसेस में इस डिफरेंट सेंटेंसेस में इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि उन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो उन सेपरेट सेंटेंसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हों और वो डिफरेंस वाज़े हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है रेज़ RAISE और एक वर्ड है रेज़ RAZE। इन दोनों के दे साउंड द सेम लेकिन मीनिंग्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो 2 सेपरेट सेंटेंसेस आपने बनाने होंगे और इनके सेपरेटली जो मीनिंग्स हैं उन सेंटेंसेस के अंदर रिफ्लेक्ट करने होंगे। एंड आई रिपीट दिस अगेन फॉर बोथ idioms एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सेंटेंस शुड रिफ्लेक्ट द मीनिंग। ठीक है, ये ना हो कि आपका सेंटेंस ये बन जाए कि द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट फॉर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेज। ये सेंटेंस तो आपका ठीक है लेकिन इसके अंदर उस वर्ड का मीनिंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेज़ हम उठा लें RAZE, इसका मतलब है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो ये सेंटेंस सही है कि द मंगोल आर्मी रेज्ड द विलेज बर्निंग ईच हाउस टू द ग्राउंड। इससे इसका
वर्ड का जो मीनिंग है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इस चीज़ को आपने प्लीज़ जहन में रखना है. So that is it. This is all about the Prescient composition exam, an overview of all the different types of questions that can appear in the exam and how you can go about them. इसमें ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि प्रिपरेशन किस तरह की जा सकती है इस एग्ज़ाम के लिए और आपने किस स्ट्रैटेजी के तहत इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है. I hope you found this video helpful. If you did, share it with others and let us know your feedback in the comment section below.